नमस्कार, मैं कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर मधुसूदन फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो सीरीज़ में। तो मेरा ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये दिक्कत आ रही है ना? कुछ सामाजिक दिक्कत होती है, कुछ आर्थिक दिक्कत होती है, कुछ पढ़ाई संबंधित दिक्कत होती है। सभी की अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं और ज़ाहिर है कि जब आप प्रिपरेशन के दौर में होते हो तो आपको कई सारी समस्याओं से गुज़रना होता है। मैं भी इन समस्याओं से गुज़रा हूँ, मैंने भी अपने अनुभव हैं, तो मैं कुछ नहीं अपने अनुभव साझा करूँगा, उस आधार पे आप डिसीज़न ले सकते हैं आपका कि एक बेहतर डिसीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, सबकी अपनी-अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, मेरी अपनी परिस्थितियाँ थी, उनको जोड़कर मैं बता पाऊँगा कि एक अच्छा निर्णय क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, उनको अपन क्या उनकी एक अच्छी आंसर हो सकता है और क्या उनसे निपटने के लिए एक अपन अच्छा कदम उठा सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एमपीपीएससी के प्रिपरेशन में लगे हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो या कोई सी भी प्रिपरेशन हो, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हुए हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ चुनौतियों से आपको जूझना ही होगा। वो एक मुहावरा है ना कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। तो कुछ-कुछ वैसा कुछ मामला होता है कि अगर आपने चुना है किसी रास्ते को, तो फिर आपको निश्चित है कि वहाँ पे बहुत सारे संघर्ष आएँगे। ये अच्छी चीज़ है कि उस संघर्ष में आप दूसरे लोगों से सीख सकते हो, उनने क्या किया है, क्या अच्छा किया है। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। पर वो उन चुनौतियों में भी बहुत सारे संघर्ष करते हुए निखर के बाहर आ जाते हैं। कौन लोग जिन्होंने खूब संघर्ष किया है और संघर्ष में भी अपने आप को सँभाल कर रखा है। तो आज मैं उन्हीं प्रश्न के जवाब देते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। तो अपन लेते हैं क्वेश्चन देर नहीं करते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का कि वो स्टूडेंट जो अभी पीएससी के दौर में है 3 से 4 बार प्री दे चुके हैं और 1 आध 2 मेंस भी लिखे हैं उन्होंने। तो उनके वो अब 1 आध 2 मेंस लिखने के बाद कंटिन्यू 3-4 साल से उनका प्री नहीं हो रहा है। तो उनके जवाब दें अपन इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा मैं स्वयं। तो देखो, उनका एक क्वेश्चन तो ये है कि सर पीएससी होगा कि नहीं? अब ये उन बच्चों का क्वेश्चन नहीं है, ये वो अकेले का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका मन में कभी ना कभी जो प्रिपरेशन के दौर में उनके मन में क्वेश्चन आते ही कि पीएससी होगा कि नहीं? तो देखो बात ऐसी है कि पीएससी क्या कोई सी भी एग्ज़ाम अगर आपने आपने अगर राइट डायरेक्शन में अथक प्रयास किए हैं, व्यवस्थित मेहनत करी है, तो कोई सी भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। तो पीएससी होगा कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना? थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम करता है, पर हाँ, मतलब एक मेहनत वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है कि आपने मेहनत कितनी करी। तो पीएससी उन लोगों का होगा जो कंटिन्यू एक अनुशासन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? देखो पीएससी के लिए मतलब जिनका होना है, उनको लिए एक मुझे जो लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो नंबर 1 एक तो आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना? आप आत्मविश्वास अगर आप में है, तो आप पीएससी की तैयारी कर सकते हो और आपका होगा भी। जब भी आपको ऐसा लगे कि आज नहीं होगा, तो ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं है, मैं भी मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दीदी की भी शादी करना है, मेरी भी शादी है, मकान भी बनाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर भी सँभालना है और कई बार मेरे को खुद को रोना भी आता था कि कैसे होगा? बहुत डर लगता था। पर फिर वो होता है ना कि महीने में अगर 1-2 बार ऐसा हो रहा है तो ठीक, सभी के साथ होता है। पर फिर से आप प्रिपरेशन के दौर में आ जाओ, फिर से आप पढ़ने लग जाओ। पता है जब आप पढ़ने लग जाते हो ना, तो आपका वो डर धीरे-धीरे खत्म होने लग जाता है। तो आप अनुशासन बनाओ, अनुशासन के साथ में पढ़ाई करो। तो एक तो आत्मविश्वास और एक अनुशासन। आत्मविश्वास आपको मजबूत करता है और अनुशासन जो है उसमें और बोलते हैं ना कि दूध में घी जैसे सॉरी क्या बोलते हैं उसको अच्छा एक मुहावरा है, आग में घी डालने जैसा कुछ काम करता है, कि अगर आप में अनुशासन है, तो आप सोने पे सुहागा जैसा कुछ काम कर सकते हो, आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत बताता बनाता है आपका अनुशासन। तो अगर आप अनुशासन के साथ में कंटिन्यू पढ़ाई करोगे, तो धीरे-धीरे आपके विश्वास में भी वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफ़िनेटली बात है कि आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना? फिर तीसरा चीज़ होती है राइट डायरेक्शन। अब राइट डायरेक्शन क्या होती है? तो राइट डायरेक्शन में 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो आप किसी एग्ज़ाम का सिलेबस देख लो
और उसके पीवाईक्यू देख लूँ, है ना। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर आपके पास दो चीजें हैं और इनकी गहरी समझ अगर आपने बना ली है और इसके बेसिस पे एक आपको प्रॉपरली नोट्स तैयार करने हैं, उनको समझना है, उनको पढ़ना है और एमपीपीएससी में आपको उनकी आंसर राइटिंग करना है। अगर आप इतना कर लेते हो और कर लेते हो मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया और छुट्टी या एक महीने कर लिया और छुट्टी, आपको डेली इतना एक रूटीन के साथ में पढ़ना है। मैं अपने जब प्रिपरेशन के दौर में था तो मैं कम से कम, मेरे लाइब्रेरी का टाइम था सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। इस टाइम पीरियड में मैं फोन फ्लाइट मोड पे रखता था, मैं किसी से भी बात नहीं करता था, मेरा पूरा फोकस होता था अपनी पढ़ाई पे। और मैं दिन भर में कम से कम 4 टॉपिक को पढ़ता था, नए टॉपिक को, साथ में उनके नोट्स भी बनाता था, साथ में उनके मैं पीवाईक्यू भी सॉल्व करता था, तो इतना करता था। अगर आप इतना कर रहे हो डेली और इतना आगे बढ़ रहे हो तो देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक लास्ट है कि आप जो भी अपनी इष्ट देव है उन पे विश्वास रखो। एक रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा जब भी लगा कि किसी चीज़ की मेरे जीवन में कमी है तो प्रभु कृपा से वो चीज़ मेरे पास आ जाती थी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे अगर किसी से ऑनलाइन पढ़ना है और मुझे उनके लेक्चर की ज़रूरत है तो मुझे कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था हो जाती है। तो मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, ये फैक्टर काम करता है कि अगर आपका आध्यात्मिक जीवन थोड़ा सा प्रबल है, अगर आप अध्यात्म में थोड़ी रुचि रखते हो तो ये चीज़ें काम तो करती है। तो अगर इतना है तो आपका पीएससी हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ें चाहिए होती है कि आप रेगुलर अनुशासन के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, प्रॉपर राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत करोगे देन आपका पीएससी में हो जाएगा। ना केवल पीएससी में बल्कि किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इतना सब करते हुए चलते हो। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि हाँ, हो सकता है। फिर दूसरा, इन्हें लिखा है 1 या 2 नंबर की वजह से 3 प्री रुक गए तो डर बैठ गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप नए नए प्रिपरेशन के दौर में आते हो ना तो आप में उत्साह बहुत होता है। मेरे भीतर भी बहुत था। मैंने अपने दूसरे प्रयास में पीएससी का एग्जाम फाइनल सिलेक्शन हो गया है मेरा। तो जो वो उत्साह है ना उसको बनाए रखना है। होता क्या है कि आपका पहला प्री निकला, आपने मेन से लिखा, दूसरा प्री निकले ही नहीं, अब डी कॉन्फिडेंट हो गए। आप है ना मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। पहली बात तो जीवन में हमेशा किसी भी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, तो आपको दुख कम होगा और आप मूव ऑन जल्दी कर जाओगे। तो ये चीजें तो हो गई। अब ये देखते हैं अपन की प्री रुक रहे हैं और कॉन्फिडेंस डाउन है, तो क्या करें। तो देखो, मैं ऐसे कई एस्पिरेंट को जानता हूँ जिनके 5-5 बार तक प्रीलिम्स नहीं हुए, है ना, और छठवीं बार में उन्होंने रैंक हासिल करी ऑल ओवर एमपी में। एमपीपीएससी की ही बात कर रहा हूँ। आप मयंक तिवारी डीएसपी के बारे में सर्च कर लेना, अ, जिन्होंने विवेकानंद कोचिंग भी चलाई है इंदौर में। उस व्यक्ति का 5 बार से प्री नहीं हुआ। छठवीं बार में जब उन्होंने, एक ही बार में उनका प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ और फाइनल में ऑल ओवर एमपी में उनकी 4th रैंक थी। तो कैसे? क्या प्री नहीं निकलना ही सिर्फ ये निशानी है कि आप फेल हो जाओगे जीवन में? नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनका प्री नहीं निकलता और एक ही बार झंडे गाड़ देते जब वो निकालते हैं प्री वगैरह। और प्री अगर 1-2 नंबर से रुक रहा है तो आप मेहनत तो कर रहे हो पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्री उसी का निकलेगा जिसका मेन से मजबूत होगा। तो आपका मेन से के जो शुरू के 3 पेपर है ना वो इतने सॉलिड कर लो, इतने कॉन्क्रीट कर लो कि आपका प्री टफ नहीं लगे आपको। तो प्री निकालना ज्यादा कठिन नहीं है। मेरे 4 प्रीलिम्स से निकले हुए हैं, मैंने लगभग 4 प्रीलिम्स से क्वालिफाई करे हैं एमपीपीएससी के। तो प्री निकालने के लिए एक तो आपके मेंस के पेपर 1 से 3 तक बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। और आप डेली है ना, कम से कम डेली आप प्रीलिम्स के टॉपिक पढ़ो। तो पढ़ते समय पे आपको पीवाईक्यू और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। प्री मुझे लगता है एमपीपीएससी की तीनों चरणों में सबसे इजी चरण है वो प्री का है। तो प्री पढ़ने के लिए मेरी गारंटी है कि अगर किसी व्यक्ति के पहला, दूसरा और तीसरा पेपर कंप्लीट है तो उसका प्री में गारंटी से बोल सकता हूँ कि 4 महीने भी अगर वो अच्छी पढ़ाई कर लेगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम आप 3 महीने, अगर किसी ने 4 महीने भी अच्छे से पढ़ाई कर ली ना प्री के लिए, जिसका पेपर 1, 2, 3 अच्छा है, उसका प्री कोई रोक ही नहीं सकता और वो अनरिजर्व कैटेगरी से फाइट कर सकता है और अनरिजर्व से निकाल भी सकता है, बस डायरेक्शन सही हो। तो मैं जब प्री के लिए, जब मैं अलग से बता दूंगा और मैंने बताया भी है लास्ट टाइम में, कुछ वीडियो मैंने बताया भी, तो आप वो कर सकते हो कि प्री तो निकल जाता है। प्री का डर मत बिठाओ, प्री का ऐसा कोई वो नहीं है, प्री कोई रॉकेट साइंस नहीं।
जो असली खेल है ना वो मेंस है, का मेंस अच्छा होना चाहिए, प्री वे तो सब बात की बात है। तो प्री निकल जाता है, थोड़ी बहुत गलतियां हो रही है तो उनको ठीक करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो जब प्री आएगी जब। तो आप ये चीज कर सकते हो कि प्री का डर मत बिठाओ। आप तैयार रहोगे कि आपका प्री निकल गया तो क्या आप मेंस के लिए तैयार है, कि आपके 6 पेपर कवर है, कि आप 6 पेपर की अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हो, कि आपके 6 पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो ठीक है ना। तो आप प्री का टेंशन मतलब, प्री निकल जाता है, आप पेपर 1 2 3 अच्छा कर लो, प्री निकालने की गारंटी मेरी, अगर मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ अगर उनका आप राइट डायरेक्शन में काम करोगे तो प्री निकल जाता है। तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा होता है कि आपका प्री निकल जाएगा। और डर वर ऐसा है कि जीवन में किसको डरने लगता है, चाणक्य बोलते हैं कि डर उसको लगता है जो जीवन में किसी चीज के लिए सीरियस होता है। तो बधाई हो, आप किसी चीज के लिए सीरियस हो, तो सीरियस हो तो आपको डर तो लगेगा। पर हाँ, डर को मन में नहीं बैठाना है, डर को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि वो आपको खाने लग जाए अंदर ही अंदर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, स्वयं पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगेगा, नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, और मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मेरे से बुरी कंडीशन में लोग रिजल्ट ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो हो जाता है। बस मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट डायरेक्शन, अनुशासन, आत्मविश्वास, ये चीजें चाहिए होती। तीसरा प्रश्न है बैकअप प्लान सोचना चाहिए। बैकअप प्लान सोचना चाहिए, जो भी पीएससी में आ रहा है तैयारी करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गलती करी थी कि मैंने बैकअप प्लान नहीं सोचा था, पर मुझे 2 साल बाद रियलाइज हुआ कि नहीं सोचना चाहिए। तो आप अगर नए नए एस्पिरेंट हो तो निश्चित ही आपको बैकअप प्लान सोचना चाहिए। देखो आपका फोकस पूरा इधर हो, लेकिन बैकअप प्लान सोच लेना चाहिए। क्या है कि देखो घर की कंडीशन पता नहीं कब कैसी हो जाए, आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, तो बैकअप प्लान होना चाहिए। तो एक एमपीपीएससी वालों के लिए बैकअप प्लान में क्या क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तो टीचिंग लाइन में जा सकता है ना। और टीचिंग में भी वो क्या, वर्ग 1 2 3, फिर इसके बाद में टीचिंग में एक वो नेट सेट देके, एपी का एग्जाम दे सकता है। अब अधिकांश लोगों को देखना जो सिलेक्ट हुए हैं, अधिकांश लोग या तो नेट क्वालिफाई या सेट क्वालिफाई हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं बैकअप प्लान था, तो बैकअप प्लान होना चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ में पीजी, यूजी और साथ में करने डिग्री डीएड, या बीएड कर लें, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई से मिलती जुलती। और एक लास्ट ऑप्शन जो है वो है व्यापम वाला। व्यापम जो वैकेंसी निकालता है, जैसे अभी अभी एसआई की वैकेंसी आई थी, पता है उस एसआई की वैकेंसी पे 90% कब्जा जो है ना एमपीपीएससी वालों का है। तो आप कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाओगे। और बैकअप प्लान रखना बुरी बात थोड़ी ना होती, अच्छी बात है। तैयार रहना चाहिए ना जीवन में हर कंडीशन के लिए, तो रखना चाहिए बैकअप प्लान। और नहीं रखा है तो अभी रखो, कुछ साथ में कुछ डिग्री कर लो और साथ में इन एग्जाम को भी दो, ताकि आपको समझ में आए। मैंने भी दी थी, मैंने भी अपने अपने टाइम पीरियड में मैंने एमपी टेट क्वालिफाई किया, सीटेट क्वालिफाई किया, दोनों वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों में। इसके बाद में मैंने अपनी डीएड कंप्लीट कर रखी थी, तो मैंने भी की है, आप लोग भी कर सकते हो, करना चाहिए। बैकअप प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान जरूरी। फिर लास्ट इनका एक और क्वेश्चन है, 2027 के बाद सिलेबस बदल जाएगा, घर तरफ से भी 2027 का आखिरी साल हो सकता है। तो देखो सबके घर में कुछ कुछ कंडीशन होती है कि आपको एक टाइम पीरियड तक ही टाइम मिलता है। मुझे भी टाइम मतलब लगभग मेरे पिताजी ने मुझे 5 से 6 साल तक सपोर्ट किया, उसके बाद मैंने अपना खुद से ही अपनी आजीविका चलाना चालू कर दी थी। तो सभी के साथ होता है। तो 2027 के बाद सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बदले तो ठीक, ना बदले तो ठीक। अगर आपने 1 साल भी शिद्दत से दिया ना इस एग्जाम को प्रॉपर राइट वे में, तो आपका 27 में भी हो सकता है, 2027 में भी, क्योंकि आप आधे पढ़ चुके हो, जो एस्पिरेंट सब रास्ते में है, वो आधे पढ़ चुके। मुझे ऐसा लगता है कि जो आधे पढ़ चुके हैं, जो प्री में अटक रहे हैं या जो मेंस में अटक रहे हैं, जो इंटरव्यू में अटक रहे हैं, उनमें बस थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है। अगर वो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लेंगे खुद को, कहीं ना कहीं तो गलतियां कर रहे हैं वो, ये बात तय है। अगर आपका नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। अब वो प्री मेंस में किसी खास पेपर में हो सकती है ना, या इंटरव्यू में हो सकती है, या किसी खास पेपर में अगर आप किसी को कॉपियां बताओगे तो शायद वो बता सकते हैं आप। तो आप इसका ये सॉल्यूशन होगा कि आप ढूंढो कि क्या गलतियां हो रही है अपनी। आप पूछो, किसी वरिष्ठ अधिकारी से पूछो, किसी टीचर से पूछो, वो बताएंगे आपको कि आपकी क्या गलतियां हैं। तो आप इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आपने अगर 1 ईयर भी दिया ना एमपीपीएससी को राइट डायरेक्शन में,
है ना, प्रॉपर व्यवस्थित टॉपिक कंप्लीट करते हुए, तो आपका हो जाता है। मतलब मैक्सिमम 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के बीच इनफ है, प्री मेंस हो जाता है। बस वही मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर, आपको कहीं जाना नहीं है, आप पता चल रहा है कि आप तो मेंटली रूप से कहीं और हो, फिजिकल रूप से लाइब्रेरी में हो, ऐसा थोड़ी होता है। आपके माइंड में चल रही मामा के घर पे शादी और आप पढ़ रहे हो किसी टॉपिक, आप संविधान के बारे में पढ़ रहे हो, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और आपके माइंड में चल रहा है मामा के घर की शादी का निर्माण, ऐसा थोड़ी होता है। तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए। मतलब देखो, बहुमुखी प्रतिभा धनी के लोग होते हैं, लोगों को अपना अपना लगता है कि वो नहीं कर सकते, उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता भैया। तो मैंने तो अपना फ़ोन 8 से 8 फ्लाइट मोड पे रखा, बहुत कम लोगों से बात करी, और मैं लगभग मेरे 4 से 5 साल में कहीं पे भी नहीं गया, किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं किया। खुद को अलग करके, खुद को पढ़ाई करके, कि हाँ, जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं किसी से बोलूँगा नहीं, अखबार खुद मेरी गवाही देगा, समय खुद मेरी गवाही देगा। कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ो। किसी को कुछ डिस्क्राइब नहीं करना कि अरे मैंने इतना पढ़ लिया, उतना पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। आपके मन में रखना कि आपने इतना कर लिया। बस समय-समय पे किसी को बताते जाओ ताकि आपकी एक राइट डायरेक्शन बनी रहे। तो हो सकता है। डेडलाइन सभी के घर की तरफ से आती है, अगर आप उनको थोड़ा-सा रिज़ल्ट दोगे तो वो भी थोड़ा-सा खुश हो जाते हैं। या फिर आपको अपने खुद से ही डिसीज़न लेने पड़ेंगे, तो आप ले ना, जीवन आपका, आपको डिसीज़न लेने चाहिए। जैसे मेरे को बोल रहे थे मेरे पिताजी कि अब आ जाओ घर, वापस आ जाओ, रहने दो, नहीं हो रहा है तो बेटा तो आपको दुकान-वुकान खोल देंगे। नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं गार्ड की नौकरी करी, मैं साथ में पढ़ूँगा। मैंने पढ़ा और भगवत कृपा हुई कि मेरा निकला भी। तो आप कर सकते हो, अगर 27 में मिला है तो आप पूरे जुनून के साथ तैयारी करो, हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। ठीक है। मेंस की पूरी तैयारी कैसे करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया आपने, मेंस की पूरी तैयारी कैसे करना चाहिए? फिर भी मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। मेंस की तैयारी कैसे कैसे देखो, मेंस में कितने पेपर है? 6 पेपर है। 6 पेपर है मेंस में। पेपर 1, 2, 3, पेपर 1, 2, 3 एक तरफ है, पेपर 4, 5, 6 एक तरफ। मतलब ज़्यादातर ये प्री के कॉमन टॉपिक आ जाते हैं इसमें, प्रीलिम्स के, और ये मेंस अपना अलग ही चल रहा है। अब इसमें पेपर 4 जो है वो है, एक तो इथिक्स का और एक है उद्यमिता का। पेपर 5 है हिंदी का, और पेपर 6 है निबंध का। तो मेरी राय में, एक अगर नया एक्सपीरियंट पढ़ाई करने आ रहा है तो सबसे पहले उसे हिंदी का पेपर पकड़ना चाहिए, साथ में उसको इथिक्स का पकड़ना चाहिए, और एक साथ में उसको यहाँ पे भूगोल का पेपर पकड़ना चाहिए, पार्ट बी, पेपर 1। क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मेरी जो राय। और एक दिन में कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट के कम से कम एक एक टॉपिक तो पढ़ना चाहिए। 3 सब्जेक्ट के कम से कम एक एक टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। अब ये कैसे होगा? देखो, कोई भी जब आप टॉपिक शुरू करो मेंस का, है ना, जैसे आपने हिंदी में एक टॉपिक उठाया रस, तो सबसे पहले आप रस जब लिखो, नोट्स बनाओ, ये समझो किसी भी टीचर से या खुद से पढ़ना चालू करो, तो पहले रस के ऊपर, जैसे आपने टॉपिक चालू किया रस, तो यहाँ प्रभु लिखो पहले पीवाईक्यू, रस से कौन कौन से पीवाईक्यू आए हुए हैं। भले ईयर मेंशन मत करो कि कौन से ईयर में आए, 3 नंबर में आया हो या 1 नंबर में आया हो, सीधा आप लिखो फलाने फलाने क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर आप रस की परिभाषा चालू करो, फिर आपको रस को पढ़ो, जो जो भी फलाना ढिमका जो इसके बाद आपको करना है तो आप वो करो। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा सर कि जब भी आप पेपर टॉपिक पढ़ने बैठोगे तो आपको ये रिमाइंड करवाएंगे क्वेश्चन पीवाईक्यू कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, तो आप ये कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत आदर्श स्थिति है कि आप नोट्स बनाओ, जब ऐसे बनाओ कि टॉपिक चालू किया, ऊपर पीवाईक्यू लिखे, साथ में पूरा टॉपिक लिखा, टॉपिक की बेहतरीन समझ बनाई, और सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, और उसके बाद वो टॉपिक एंड किया कि हाँ अब ठीक। इसे आपने एक हिंदी का टॉपिक लिया, एक उद्यमिता का ले लिया, मान लो मनोवृत्ति, है ना, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक 1 हिंदी पढ़ लिया, टॉपिक नंबर 2 ये पढ़ा, और भूगोल में आपने ले लिया, स्टार्टिंग से करा मान लो अक्षांश देशांतर,
तो मुश्किल से मुश्किल हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे लेक्चर पढ़ो या जो भी पढ़ना है, इतनी शानदार तरीके से पढ़ो एक ही बार में, इतनी समझ के पढ़ो कि आपको फिर बाद में मुड़ के देखना नहीं पड़े। और सभी के ऐसे ही नोट्स बनाना, पीवाईक्यू देख लो, सबसे पहले टॉपिक लिखा, उसके पीवाईक्यू लिखे, देन पूरी टॉपिक की अच्छी समझ बनी, नहीं समझ आ रहा तो आप बड़े डिटेल में लिख लो, पूरी अच्छे से टॉपिक की समझ बनी, देन उसके बाद में टॉपिक को एंड किया। तो आप अगर इतना करते हो तो आपका मेंस पूरा ऐसे चालू करो आप, हिंदी से, अपने इथिक्स से और भूगोल से ऐसा स्टार्ट करते हुए सारे पेपर को, हाँ निबंध को सबसे लास्ट में कवर करना चाहिए। ये मतलब इसके बाद आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हो, पेपर 3 भी पढ़ सकते हो, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हिंदी का पेपर खत्म जल्दी हो जाता है, हिंदी जल्दी खत्म हो जाएगी, और जल्दी खत्म हो जाती है तो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो 5 पेपरों में 6 पेपरों में से एक पेपर कंप्लीट हो गया, हिंदी जल्दी खत्म हो जाएगी, एथिक्स से भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो और भूगोल भी ज़्यादा बड़ा नहीं, खत्म हो जाएगा जल्दी। तो सबसे पहले अगर हिंदी खत्म हो गई तो आप पे से एक बोझ उतर जाएगा, और हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लगभग 40 से 50% क्वेश्चन वो के वो ही आते हैं, रिपीट होते आते हैं हिंदी में। अगर आप पीवाईक्यू को उठा उठा के देखोगे तो लगभग अब उनके पास भी क्या है, वही सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन देने हैं। तो हिंदी में 200 नंबर में से एक स्कोर लगभग लगभग 160 तक बच्चे लाते हैं और आ जाते हैं। तो हिंदी सबसे पहले उठाना चाहिए, उसके साथ में ये वाले सब्जेक्ट जो मैंने बताए, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, मेंस की तैयारी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो और ऐसे पढ़ सकते हो। ऐसे ही नोट्स बनाने की भी मैं यही बोल रहा हूँ कि नोट्स भी आपको ऐसे ही बनाना चाहिए। किसी टॉपिक की सबसे पहले उस टॉपिक का नाम लिखो, उसके पीवाईक्यू लिखो, पूरे टॉपिक की गहरी समझ के साथ उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, पूरा जो भी आपको समझना है। लास्ट में रफ में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो बिना देखे देखे। ये आदर्श स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में बताया मेंस की तैयारी कैसे करना चाहिए। अगर और आपको डिटेल में जानना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को लगता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, टेस्ट सीरीज देना चाहिए नहीं देना चाहिए मेंस की? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तो आप किसी कोचिंग की क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो आप पीवाईक्यू लिख के देख लो, है ना। आजकल तो चैट जीपीटी आ गई, उससे क्वेश्चन बनवा लो कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बनाने हैं, वो दे देगी आपको क्वेश्चन बना के, उनकी प्रैक्टिस कर लो। जब आपका जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, जैसा कि भूगोल की यूनिट कंप्लीट हो गई, तो किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पे जाओ और किसी भी कोचिंग के उठा के ले आओ कि भूगोल की जो पूरा पार्ट हुआ उसका टेस्ट दे दो, आप घर बैठ के लिख लो। आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपका पूरा सिलेबस लगभग हो गया है तो आप टेस्ट सीरीज देने चले जाओ। टेस्ट सीरीज तो देना चाहिए, मैंने भी अपने इसमें कम से कम 300 से 400 टेस्ट लिख दिए होंगे, छोटे मोटे मिला के सभी करके। तो टेस्ट सीरीज तो देना चाहिए, अच्छी होती। अक्टूबर तक का समय है, उसके बाद प्री पे लगना है, बिल्कुल। अक्टूबर तक का समय है तो अक्टूबर तक धूमधाम से मेंस की तैयारी करो, इतनी शानदार तैयारी करो कि मेंस जब आपका हो ना तो आप मेंस में रैंक होल्डर रहो, इतना शानदार होना चाहिए आपका मेंस। कब होगा वो तो टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। टेस्ट सीरीज में जाओ, अगर आप टेस्ट सीरीज में टॉप 10 में आ रहे हो या टॉप 5 में आ रहे हो तो आप आदर्श कंडीशन में हो। अब ऐसा नहीं कि सर वहाँ तो 10 लोग हैं और आप टॉप 5 में आ रहे हो, ऐसा थोड़ी। कम से कम वहाँ पे 200 से 300 स्टूडेंट हो, उसके बावजूद भी आप टॉप 5 में आ रहे हो, टॉप 10 में आ रहे हो, तो वो अच्छी कंडीशन है। तो खुद का मूल्यांकन कुछ कुछ आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको अक्टूबर तक पूरा मेंस में लगना है, अभी जितना भी टाइम लगा, जो जो आपको वीक टॉपिक लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि इनमें इनमें कमांड करना है, तो बढ़िया अच्छे से मेंस में लग जाओ, देन फिर प्री में लग जाना। मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसका मेंस के पेपर 3 अच्छे होंगे, पेपर 1 2 3, उसका प्री इजीली निकल जाएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। समझ का खेल है सारा, अगर आपने समझ बना ली, राइट डायरेक्शन पकड़ ली तो हो जाएगा। टेस्ट में कितना स्कोर सही है मेंस के हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है। कुछ कुछ कोचिंग की टेस्ट सीरीज है ना, वो टाइट कॉपी चेक करती है, और कुछ कुछ टेस्ट सीरीज है बहुत ईजी चेक करती है, मतलब अच्छे खासे नंबर दे देती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 70 से 90 के बीच में आपके नंबर होना चाहिए। अगर बहुत टाइट कॉपी भी चेक हो रही है वहाँ पे तो वहाँ पे 70 हो जाना चाहिए, और नॉर्मल कॉपी चेक हो रही है तो वहाँ पे 85 से 90 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। ये एक अच्छी कंडीशन है, आदर्श कंडीशन है। अब मैं इसे टेस्ट सीरीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ कॉपी टाइट चेक हो रही है वहाँ पे 70 से 75, मैक्सिमम 70 से 75 अच्छे नंबर होते हैं जहाँ कॉपी टाइट चेक हो रही है। और जहाँ पे नॉर्मल चेक हो रही है वहाँ पे कम से कम आपके 85 से 90 नंबर आना चाहिए 150 में से। अगर 150 में से ये कंडीशन है तो ये आदर्श कंडीशन है आपकी। ठीक, आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। पेपर 3 4 5 को अच्छा कैसे करें? पेपर 3 4 5 को अच्छा कैसे करें, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट्स से पढ़ने में
सहजता होती है तो आप नोट्स से पढ़ लो। मैंने फिर से बताया कि टॉपिक को पीवाईक्यू देखो, समझ बनाओ अच्छे से। अब समझो किसी टॉपिक को, एक ही बार ऐसा समझो कि पूरी एनर्जी लगा दो, भले चाहे 4 घंटा क्यों नहीं लगे एक चीज़ को पढ़ने में। पर ऐसा पढ़ो कि जब कभी भी याद रखोगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, भूलोगे नहीं आप कम से कम। तो अगर आपने किसी चीज़ को ऐसे पढ़ा है तो ठीक है, 3, 4, 5, 5 तो सबसे ईज़ी है यार, 5 तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। बस समझ बनाना है, समझ बना लिया आपने तो चीज़ें ईज़ी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटने वाला एग्ज़ाम नहीं है एमपीपीएससी, अगर आपने समझ बना लिया तो ईज़ी। अब समझ-समझ के चीज़ों को पढ़ो। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें भटको मत, जहाँ आपको समझ आ रहा है वहाँ से पढ़ो और वैसा पढ़ते हुए अपने नोट्स बना लो। नोट्स बना लें जिस फॉर्म में मैंने बताया, इतना कर लो तो आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं खुद को कैसे मोटिवेट करूँ? बैक लगने से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। खुद को मोटिवेट रखने का मुझे जो सबसे अच्छा आइडिया लगता है कि आप डेली अपने टारगेट बनाओ और उन टारगेट पे खरे उतरो, उनको पूरा करो। आप देखना आपका वो दिन इतना अच्छा जाता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस दिन भी मेरा टारगेट नहीं पूरा होता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे मम्मी-पापा ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, वो इतने सैक्रिफाइस कर रहे हैं और मैं हूँ कि बेवकूफ़ जैसा ये काम कर रहा हूँ। नहीं, आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, आपके माता-पिता किस कंडीशन में आपको पढ़ा रहे हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हो, वो क्या-क्या झेल रहे हैं आपके पीछे। और अगर आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरो, कम से कम अपनी उम्मीदों पे खरा उतर जाओ। उनके जीवन के लिए नहीं तो कम से कम अपने जीवन के लिए कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता, उसके पहले की दुनिया मेरी बहुत अलग थी और अब की दुनिया मेरे को मुझे मेरी बहुत अलग लगती है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी तो आप जीवन को मज़ाक में ले लेते हो कि हाँ ठीक है, हाँ ये चल रहा है, हाँ हो गया। आने वाले 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलतियाँ करी। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि आपको जो चीज़ें मिली थी ना, वो किसी के सपने होते हैं। जो आपको इंदौर जाना मिल रहा था, वो मेरा सपना था। मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे कि बेटा मैं तेरे को कोचिंग में नहीं पढ़ा सका, उसके लिए सॉरी। मैं हमेशा उनको बोलता था कि पापा आपने मुझे जो दिया ना, वो बहुत कुछ दिया है। आपने मेरे को इंदौर जैसी सिटी में भेज दिया पढ़ने के लिए, मैं इसके लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ आपका। तो जो आप जी रहे हो ना, जो आपको संसाधन मिले, वो लोगों का सपना होता है। लोगों का इंदौर आना भी सपना होता है। तो आपको अगर वो संसाधन मिले हैं ना, तो उसका सही-सही यूज़ कर लो। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5 साल बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे, अगर आपकी फैमिली सक्षम नहीं है तो। और आपकी फैमिली आपको एफर्ट्स लगा के पढ़ा रही है ना, तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करो, पढ़ो, क्योंकि 5 साल बाद जो भी कुछ रहोगे आप, चाहे आप किसी के यहाँ काम कर रहे हो, चाहे आप किसी के यहाँ पे गाली खा रहे हो या किसी के यहाँ पे आप समाज में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसके पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल जो होगे वो आप खुद हो, ठीक? जीवन को मज़ाक में मत लो, पूरी कोशिश करो कि जीवन आपका बेहतरीन बने। और यही उम्र होती है, अगर आप इस उम्र में ठीक जगह पहुँच गए तो पहुँच गए, नहीं तो फिर ताउम्र ऐसे ही बीतती जाती। ठीक, तो पेपर 3, 4, 5 को मैंने बता दिया है। खुद को कैसे मोटिवेट रखना है, तो मोटिवेट रखने का यही बताया है कि आप अपने डेली टारगेट बनाओ, उन टारगेट पे डेली खरे उतरो, आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा। और जब भी ऐसा लगे कि डिमोटिवेट हो रहे हो, तो सब होते हैं भाई, हम भी हुए थे, हम भी खूब रोए हैं हमारे ज़माने में, सब होते हैं, कॉमन बात है डिमोटिवेट होना। पर हाँ, फिर से उठ खड़े होना एक अच्छे योद्धा की निशानी होती है, तो फिर से उठ खड़े हो। देखो अब डिमोटिवेट हो भी जाओगे तो फिर से पढ़ो, पढ़ना तो है ही सही। तो डिमोटिवेट होना तो और पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो उस दिन, कि मैं करके ही मानूँगा या मैं करके ही मानूँगी। तो आपको मोटिवेट बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी आप होते हैं। आप फल की चिंता मत करो, अब बस आपके टारगेट पूरे करते जाओ डेली के, तो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता जाएगा। ईमानदारी से करना है ये सब। ठीक है, करना तो पड़ेगा, बहुत समय दिया है और बहुत सी चीज़ों को छोड़ा है, पर क्या करना चाहिए अभी, किस पेपर पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? देखो अब मैं कैसे बता दूँ कि किस पेपर पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कौन-सा पेपर वीक है आपका, कौन-सा पेपर पे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ है? तो आपको लग रहा है कि ये वीक है तो इस पे फ़ोकस करना चाहिए। मेरी फिर भी बेसिक समझ ये कहती है कि सामान्य सभी पेपरों में से आपको वो पेपर ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए ज जिनकी आप बेहतरीन समझ रख पाते हो और जिनको आप अच्छे से जल्दी से लिख पाते हो, समझ पाते हो, सोल्व कर पाते हो। चाहे वो हिंदी हो गया, इथिक्स हो गया या फिर समाजशास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सबकी अपनी-अपनी रुचि होती है। मेरी रुचि तो भूगोल में भी थी, पॉलिटिकल साइंस में भी थी, इतिहास में भी थी, तो वो रुचि के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप अगर इतना करते हो, तो ये चीज़ें हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई और डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स में आप मुझे पिन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।